बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर जी, कल ना थोड़ा सा एक इशू आ रहा है मुझे ना इसमें। जी ये प्रेजेंट वैल्यू और रिमूवल ऑफ कॉस्ट, सर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे प्लीज। जी 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 इसकी न्यूमेरिकल हमने करनी है। इसका वैसे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपका प्लांट एसेट अपनी यूज़फुल लाइफ लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो आपने उसको जो साइट जहाँ पे उसको रखा था वो आपने रिमूव भी करके देनी होती है ना। बाज़ औक़ात ये एग्रीमेंट आपका होता है अपने वेंडर से कि जी जब हम ये एसेट रिमूव करेंगे तो हम ये जो साइट है उसको रिस्टोर भी करके देंगे। तो इन दैट जी जी केस वो पे तो आपने कोई 4-5 साल 10 साल के बाद ही करना होता है ना। लेकिन आप उसकी प्रेजेंट जी वैल्यू आज की कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये आईएस 37 के तहत हम करते हैं। और इसको फिर हम इसका फर्दर ट्रीटमेंट भी होता है, वो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम देखेंगे। ये आज ही इंशाल्लाह हमने करनी है। तो कॉन्सेप्ट ये होता जी है राइट। कि जो रिमूवल कॉस्ट होती है वो भी तो अपने एसेट से रिलेटेड ही है ना। वो एसेट के एसेट लगाया तो रिमूव करेंगे ना आप। तो तो सर इसीलिए जो शुरू में लगाई होगी वो भी तो ऐड ही होगी ना उसमें। शुरू में तो आपने इंस्टॉल करने के लिए लगाई होगी ना। ये जी रिमूवल जी, की कॉस्ट है। रिमूवल की कॉस्ट है। ठीक है ठीक। शुरू में जो लगाई है वो तो इंस्टॉलेशन की, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर सेकंड कैटेगरी में कवर होगी ना। जी जी वो तो आपने उसको ऑपरेशनल करने के लिए लगाई थी। लेकिन अब जो जी जी कॉस्ट आप ये तीसरा वाला कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं ना, ये वाला कंपोनेंट है जब आप रिमूव करने के लिए जाएंगे। जी राइट सर, ठीक है। जी जी और कोई सवाल? शुरू के हमारे 5-10 मिनट ना हमने डेडिकेट किए हुए हैं पिछली क्वेरीज के ऊपर। ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स जाके दोबारा लेक्चर्स को देखते हैं और उसमें फिर उनको कुछ चीज़ें समझ आती हैं दोबारा। बाज़ औक़ात नहीं की कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं तो वो फिर ज़रूर पूछा करें स्टार्ट में। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का हमने देखा था कि नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर उसने कहा था चार्ज करते हैं, हम्म। और अगर एक्चुअल और नॉर्मल अप्रोक्सीमेट हो तो फिर एक्चुअल पे कर देते हैं। लेकिन सर नीचे उसने जो है ना एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन को उसने फिर उसके ऊपर कर दिया है एक्चुअल पे। एबनॉर्मली हाई को उसने किया है। एक्चुअल पे नहीं, एबनॉर्मली हाई को तो आप पहले नॉर्मली पे करेंगे ना। वो तो फिर आप अल्टीमेटली तो जब आप देखें, जब आप ईयर एंड पे जाते हैं ना, ईयर एंड पे तो तमाम की तमाम चीज़ें आपने एक्चुअल पे करनी ही होती हैं। ठीक है, उसको फिर आप वेरिएंस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं ना हम, के अंडर अप्लाइड और अप्लाइड निकालते हैं, वो जाके फिर हम उसको अपोर्शन करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आपने इनिशियली कॉस्टिंग करनी है ना, डे टू डे कॉस्टिंग करनी है, तो फिर आपने ओवरहेड को, फिक्स ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी पे कैलकुलेट करना है। जो आपने रेट कैलकुलेट करना है ना ओवरहेड का, वो आप नॉर्मल कैपेसिटी पे कैलकुलेट करेंगे। वो तो वेरियस में जाके एडजस्ट हो ही जाएगा ना बाद में जाके। यस। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर के बारे में एसएमएस आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, वो आप जाके अपने पोर्टल को लॉगिन करें, वहाँ पे ये सारे रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। जी रऊ साहब। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है तो सर 28 अप्रैल तक है। अभी लास्ट 3-4 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड नहीं है। दूसरा मैंने ये कहना था, जो कल एक्सरसाइज हमने की थी उसका सोल्यूशन अपडेट कर दीजिएगा वो उधर मैंने कर दिया पोर्टल पे, सर। ताकि वो मैंने कर दिया सर। अच्छा सर, और दूसरी बात ये पूछनी थी कि जो एग्जाम में हमें एक्सेल शीट यूज करने की इजाजत होगी? एग्ज़ाम में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन होती है ना, जिसमें आपका वो ओपन होता है, वो लॉक होती है। उसके अंदर आप कोई चीज़ ओपन नहीं कर सकते। तो उसमें आपको अब ये चीज़ें आई डोंट नो कि किसी स्टूडेंट्स या पॉलिसी क्या बनती है, लेकिन एक्सेल शीट बहरहाल नहीं, आप कैलकुलेटर्स आपको अलाउ होते हैं।
वो एग्जाम से पहले सर्कुलर आ जाएगा आपको। एक्सेल में आप ना करें कैलकुलेट, ये हमारी तो मजबूरी है ना जी, हमने तो टाइम इसको किसी न किसी तरीके से करना है। सर वो एक्सेल में जो है ना टेबल वगैरह वो बनाने में बड़ा इजी हो जाता है। एमसीक्यूज होते हैं, वो टिक करना और सबमिट करवाना पड़ता है। हाँ हाँ, वो एमसीक्यूज एक्सेल वगैरह वगैरह ये यूज नहीं करते सर, हमने अटेम्प्ट दी है ना फरवरी की, तो एक्सेल नहीं होगा, मुझे पता है एक्सेल, क्योंकि एक्सेल के अंदर तो तकरीबन बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी हो जाती हैं, तो इसलिए एक्सेल नहीं वो अलाउ करते। जी और कोई सवाल? मैसेज पे ना क्वेश्चन पूछे, वैसे पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया, आप किस सर्कुलर की बात कर रहे थे कि सर्कुलर आ जाएगा? जो भी एग्जामिनेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो आपको सर्कुलर के अंदर बता दी जाती हैं कि बाद ऑलराइट सर। कोई ओके। पॉलिसी चेंज होती है, कोई चीज़ें होती है, तो वो बहरहाल उसमें आ जाती है सर्कुलर के अंदर। सर ये इसीलिए जो कमला एमसीक्यूज की पॉलिसी है जस्ट कोरोना की वजह से हुई है या ये ऑनवर्ड फिर बाद ये में भी नहीं चलेगी? और यही चलेगी जी, कोरोना से पहले की है ये तो, ठीक है, ये चलती रहेगी जब तक पॉलिसी रहती है जी। इसीलिए किसी चीज़ के ऊपर हम ना कमेंट अभी कबल वक्त नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जब पॉलिसी आती है और वो वेल बिफोर टाइम आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल 11th आवर जाके आती है। वो जब आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म जाते हैं ना, तो उसके साथ ही वो पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर देते हैं, तो कम से कम 15-20 दिन, महीने का टाइम आपको मिलता है उन चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए। और इसीलिए आप रेगुलरली जाके वेबसाइट को ज़रूर व्यू किया करें, जो कि हमारा नोटिस का सेक्शन होता है, वो जाके ज़रूर देखा करें। ठीक है, बाद स्टूडेंट्स अब चूंकि कैंपस नहीं जा रहे, वरना कैंपस के अंदर नोटिस लगे होते हैं, इसीलिए आपको जो हमारा वेबसाइट के ऊपर नोटिस बोर्ड का सेक्शन है, वो ज़रूर जाके देखा करें, कम से कम वीकली जाके ज़रूर देखा करें जी। जी और कोई सवाल? कायनात बेटा, आपने क्वेश्चन पूछना है? ओके। एक सवाल कल स्टूडेंट पूछ रहे थे, अब वो मेरे ख्याल ज्वाइन उन्होंने किया है नहीं किया, कि जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे उसके बारे में उनका कोई मुझे एसएमएस आया हुआ था, मुझे अब पता नहीं है उन्होंने क्या किया था। मैंने उनसे कहा था कि अब क्लास में ये सवाल पूछे, तो सवाल उनका ये था कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस, डिपेंडिंग करता है जी, ICMAP है, कोई कुछ नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। उन्होंने आपको टाइम के हिसाब से देने हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, अगर शॉर्ट होंगे तो नंबर क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। वी कैन नॉट से इन एडवांस के विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी टेस्टेड। हाँ, ये है कि उन्होंने आपकी नॉलेज को टेस्ट करना है। अब उसको वो लॉन्ग क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं या शॉर्ट पे से टेस्ट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देम। जी और कोई सवाल? ओके जी, कल की क्लास में हम डेफिनेशंस देख रहे थे IAS 16 के हवाले से, और उस डेफिनेशन में हमने एक डेफिनेशन रेजिडुअल वैल्यू की लास्ट देखी थी, और उसमें हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो टाइम हमारा ख़त्म हो गया था, तो वील कंटिन्यू दैट डिस्कशन। जी, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे थे कि रेजिडुअल वैल्यू, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ना अब एलैबोरेट करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी कुड करंटली ऑब्टेन, ठीक है जी, फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ दैट एसेट। ये वाला सेंटेंस एक अंडरलाइन मैंने किया है। अच्छा, ये जो मैं डेटा कर रहा हूँ ना, ये आप फिलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है, ये जो मैंने काट दिया ना, ये इसको आप इग्नोर कर दें। ये मैं पढ़ा होगा, ये मॉडिफायर्स कहलाते हैं, ये इसको एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेस कहते हैं। ये अगर आप रिमूव भी कर देंगे, बेटा किसी का माइक ना अनम्यूट है तो डिस्टॉर्शन आ रही है।
प्लीज अपने माइक्स वगैरह म्यूट रखें। जी, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि आपने एक जनरेटर परचेज किया है अभी, ठीक है, जनवरी 1, 2000 आपने परचेज किया है, परचेज ए जनरेटर 5 लाख। आपने 5 लाख का एक जनरेटर परचेज किया है, ठीक है, और उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है। अच्छा, 10 ईयर्स जो है वो आई थिंक ख़त्म होंगे दी एस जो लास्ट डे है ऑफ लाइफ विल बी आई थिंक 31 दिसंबर 2029 होगा जी, ठीक है, ये लास्ट डे होगा, ऐसे ही है जी। जी सनी क्लास, 2030 होगा। अच्छा चलें, जो भी पर 20 सर 20 से यही शुरू होगा। है ना, तो 20 से शुरू है ना बेटा, तो 29 29 ही होगा 29 ही होगा सर। अगर 29। ठीक है सर, ठीक। जी 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 जी, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई बात। अच्छा जी, अब रेसिडुअल वैल्यू क्या है कि जो इस जनरेटर की हालत इस डेट को होनी है ना, वो आज की डेट में हो जाए, ठीक है, यानी जो हालत यहाँ पे होनी थी वो यहीं पे हो जाए फौरन ही, और अभी हम उस एसेट को फरोख्त करें तो कितने में बिक जाएगा। ये रेसिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन है। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज एस्टिमेटेड अमाउंट दैट द एंटिटी कुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट इफ द एसेट वर ऑलरेडी एट द एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। जो एक एसेट की लाइफ खत्म होने पे सूरत हाल होगी, वो उस एसेट की हालत अभी फौरन हो जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, ये वर लिखा हुआ है, ये वर ये इम्पॉसिबल क्लास है। ये अगर आपने कंडीशन सेंटेंसेस पढ़े हैं इंग्लिश के अंदर, तो जो हमारे स्टूडेंट्स आईसीएमए से गो थ्रू होके आ रहे हैं ना, तो उन्होंने जरूर पढ़े होंगे कंडीशन सेंटेंसेस। तो कंडीशन सेंटेंसेस जो है ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे होनी है वो फौरन ही अभी हो जाए, तो ये एसेट अभी कितने का फरोख्त हो जाएगा, वो उस एसेट की रेसिडुअल वैल्यू है। और यही डेफिनेशन में अगर आप दोबारा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के पढ़े ना, तो यही लिखा हुआ है। जी बेटा, इसमें कोई अब कंफ्यूजन है तो आप पूछें। सर ये जो हम इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू निकालेंगे वो हम मार्केट के एस्टिमेशन से निकालेंगे कि हम जी अपने जी, एक्सपर्ट से या प्रोफेशनल से कंसल्ट करके? वो एक्सपर्ट प्रोफेशनली निकालेंगे ना। अब मिसाल के तौर पे जनरेटर है, तो वो आप किसी कबाड़िए के पास नहीं ना जाएंगे, आप एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उसके जो उसका टेक्निकल, जो 20-30 साल 25-30 साल से उसी को डील कर रहे हैं, ठीक है। कबाड़िया तो उसको स्क्रैप में डील करवाएगा ना, वो तो कहेगा सर ये जितने का वजन है उतने किलो दे दें मुझे। ये ऐसा ही नॉर्मल होता है कि आप कोई सोफिस्टिकेटेड एसेट अगर आप किसी कबाड़ियों को फरोख्त करने जाए ना, तो वो उसकी वैल्यू कोड़ियों के दाम लगाता है कि जी ये तो इतने का है, ये तो निरा लोया है जी, ये तो मैं वजन में बेचूंगा। हालांकि उसके अंदर अगर उसको कोई उसकी समझ बूझ रखने वाला बंदा उसको देखेगा तो वो बोलेगा नहीं सर इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हम किसी भी एसेट को, और ये चीज याद रखिएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम जब भी किसी एसेट की वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो हम उस एसेट की समझ बूझ रखने वाले प्रोफेशनल से वैल्यूएशन करवाने की बात करेंगे। हम कबाड़िए को इग्नोर करेंगे। वी आर नाउ प्रोफेशनल्स एंड वी डील विद प्रोफेशनल्स, ठीक है। वी आर बिकमिंग प्रोफेशनल्स टू डील विद प्रोफेशनल्स। जी सर जी 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 तो देखिए रेजिडुअल वैल्यू में फैक्टर्स भी तो आते होंगे ना सर, देख के 10 साल बाद हो सकता है एसेट की वैल्यू हाँ बढ़ जी गई, जी वो जी जी, सारा। ये इसीलिए IAS 16 कहता है कि, या ये पॉइंट लिखें, ये लिखें पॉइंट, द फॉलोइंग 3 factors must be reviewed
annually to ascertain whether there is any update. Number 1, useful life. Number 2, residual value. Or number 3, depreciation methods and other related matters. ठीक है जी, ये 3 चीजें हर साल के एंड पे रिव्यू की जाएंगी, ताकि आप अगर कोई वैल्यू में तब्दीली आ जाए तो आप उसको फिर अकॉर्डिंगली अकोमोडेट करें और अगले सालों के डेप्रिसिएशन आप फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें। ठीक है, और कोई चीज? ये चीजें ना आपके पास अगर आपके पास बुक है तो ये चीजें सही वहीं पे साथ में लिख लिया करें, ताकि जब आप रिव्यू करने के लिए जाएं, रिवाइज करने के लिए जाएं, तो आपको दोबारा लेक्चर ना रीड आउट करना पड़े। वहीं पे किताब आप खोलेंगे, आपको सारा चीज रिवाइज हो जाएगी। ठीक है जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई? जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब जी सर, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब ये होगा कि अगर हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना चाहें तो अगर हो गया किसी बेसिस को, अगर सर हम सिंगल से कर रहे हैं, मतलब कि एक एसेट की हम डेप्रिसिएशन, उसको हम अब दूसरे से कर लेंगे, जी कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई लॉजिक होनी चाहिए ना। डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी ना? हाँ, डिफरेंट हो जाएगी ना वो, फिर अगले साल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब अभी आप स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो आपने डेप्रिसिएशन आपका अगले साल आपने देखा कि यार हमारा जो एसेट है ये स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होना लॉजिकल नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन, ये भी आप पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्रिसिएशन मस्ट मैच with the benefit pattern of asset। अगर एसेट का बेनिफिट उसकी लाइफ में इवन है, यानी वो हर साल इक्वल बेनिफिट दे रहा है, तो फिर डेप्रिसिएशन भी हर साल इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर एसेट की नेचर ऐसी है कि शुरू के पीरियड्स में वो एसेट ज्यादा बेनिफिट देता है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो एसेट का बेनिफिट कम होता चला जाएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली आप डेप्रिसिएशन का मेथड भी ऐसा सेलेक्ट करें जो इसी पैटर्न के ऊपर आपके डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करवाए। जैसे आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है, एक और मेथड होता है जिसको हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड है, एक और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है, वो आप लोगों ने फंडामेंटल से पढ़े होंगे, लेकिन मैं उनको रिवाइज करवाऊंगा, मैंने शीट बनाई हुई है, मैं उसमें आपको चीजें सारी रिवाइज करवाऊंगा। आई मीन नॉट अज्यूमिंग कि आपको चीजें आती है, लेकिन मैं इसीलिए तमाम चीजों को कुछ ना कुछ लेवल तक टच कर रहा हूँ। लेकिन अब आपने वहाँ पे क्वेश्चनिंग के जरिए वो चीजें मुझसे मजीद डिस्कस करवानी है, सर ये चीजें हमें क्लियर नहीं है, मुझे जरा ये चीजें एक्सप्लेन करें, तो मैं फिर थोड़ा सा उनको मजीद फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी मैंने अभी एक शीट बनाई हुई है, वहाँ मैंने एक्सप्लेन को मेथड को मैं कर दूंगा। जी बेटा। सर आपने कहा कि डेप्रिसिएशन जो है वो बेनिफिट पैटर्न के साथ मैच होनी चाहिए, तो फिर इसके अंदर कौन सी एग्जांपल आएगी? क्योंकि हर चीज जो होती है वो स्टार्टिंग में अच्छे ही बेनिफिट देती है और एंड पे आके कम हो जाता है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो एंड पे आके भी आपको वैसा ही दे बेनिफिट जो स्टार्टिंग में दे रही हो? तो इस तरह तो डेप्रिसिएशन होगी तो ऐसा, हाँ, नहीं, उसमें आप क्या करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे ना, फिर उसमें आप फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के कौन से एसेट की एग्जांपल हो सकती है? एग्जैक्टली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नॉर्मली ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का चांस बड़ा कम होता है, लेकिन ऐसे एसेट होते नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर ऐसे तमाम एसेट्स की, अब तो चाइना में डेवलपमेंट की वजह से अब ऐसे एसेट्स हैं जो शुरू के पीरियड में बस देते हैं बेनिफिट, उसके बाद तो वो फिर लगता है कि उनको रिपेयर ही करवाना पड़ेगा।
तो वो फिर आपका डिसीजन होता है। इसीलिए IAS 16 ने आपको ना कहीं रिस्ट्रिक्ट तो नहीं ना किया हुआ। हमने जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग याद है शुरू में पढ़ी थी, एक जी एग्जांपल देखी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। जी बिल्कुल। तो आपके बेटा एसेट्स के अंदर जो आपको IAS अलाउ कर रहा है वो कभी भी ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप ये मेथड यूज करें। बस वो ये कहता है, ये पॉलिसी दे दी ना उसने आपको कि आप अपने एसेट के बेनिफिट को देख लें। अगर वो बेनिफिट उसकी लाइफ में इवन है तो आप मेथड भी इवन वाला सेलेक्ट कर लें। अगर उसके जी मेथड उसके बेनिफिट अगर ऐसे है कि शुरू में ज्यादा है बाद में कम है तो आप फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज कर लें। ठीक है। अगर आपके जो बेनिफिट्स हैं वो उसके आउटपुट से अटैच है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ये वाला जो प्रिंटर है ये 4000 प्रिंट निकालेगा, तो 4000 प्रिंट उसकी लाइफ फिर ईयर्स में नहीं है, उसकी लाइफ फिर यूनिट्स में है। अब वो 4000 प्रिंट आप एक महीने में निकाल लें या आप उसको एक साल में निकालें। ठीक है। अगर आप महीने में निकाल लेते हैं तो वो एक महीने में डेप्रिशिएट हो जाएगा। अगर आप उसको 2 साल में निकालते हैं तो 2 साल में डेप्रिशिएट होगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर। अगर कोई ऐसा एसेट है जैसे माइलेज है, ये भाई ये वाली गाड़ी जो है वो 5 लाख माइल चलेगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो उसकी लाइफ फिर माइलेज के अंदर आ जाती है। ठीक है। अच्छा इसके लिए फिर आप ऐसा मेथड यूज करें, ऐसा मेथड यूज करेंगे बेटा जो आउटपुट के साथ अटैच हो जाता है। अच्छा सही है। थैंक यू सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर जी यही बात है कि डेप्रिसिएशन मस्ट मैच विद द बेनिफिट पैटर्न ऑफ एसेट। क्या ये मेथड पे डिपेंड नहीं करेगा? लेट्स से जैसे हम अगर एक्सेलरेटेड मेथड यूज करते हैं या वो एक डबल बैलेंस मतलब होता है जिसमें शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होती है और एंड वालों में कम होती है, तो ये तो मेथड जी पे जी डिपेंड नहीं करेगा कि आप यानी कि बजाय इसके हम डेप्रिसिएशन को बेनिफिट के साथ मैच करें, हम बेनिफिट को डेप्रिसिएशन के साथ मैच नहीं करेंगे? मेथड ये हाँ, तो मेथड मैं पे ये डिपेंड कह रहा हूँ करेगा। ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बेनिफिट को डेप्रिसिएशन के साथ मैच करना है। जी पहले आप बेनिफिट देखेंगे कि ये बेनिफिट मेरा किस पैटर्न पे आ रहा है, उसी जी जी पैटर्न का आप डेप्रिसिएशन मेथड यूज करेंगे। राइट। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल तभी आएगा ना कि आपने जितने रेवेन्यूज, भाई अगर आपके शुरू में ज्यादा बेनिफिट्स हैं तो शुरू में ज्यादा रेवेन्यूज अर्न करके दिए होंगे ना उसने आपको, तो शुरू में ज्यादा डेप्रिसिएशन आना चाहिए। ये मैचिंग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है बेसिकली। जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ से स्टैंडर्ड इन्होंने शुरू किया है, लेकिन IAS 16 के अंदर मैंने कल आपको जो चार्ट बनवाया था वो आपके जहन में बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या चीजें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनिशियल रिकग्निशन ऑफ दैट एसेट। ठीक है जी। उसके बाद हम ऐसा ऐसा इसी हमने कंटेंट सारे इसी बुक के कवर करने हैं, लेकिन हम अब मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा चीज़ों को बाज़ औक़ात हम अपने एग्जांपल्स भी लेके आएंगे कुछ, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें कुछ और आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो मैं आपको वो आर्टिकल्स शेयर करूँगा। जहाँ पे हमने MCQ पे मूव करना है मैं फ़ौरन आपको MCQ पे लेके जाऊँगा। तो हमने ये सीक्वेंस अब आपको मेंटेन करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हम एग्जांपल करने लगे हैं दैट इज़ इनिशियल रिकग्निशन ऑफ दैट एसेट। तो सबसे पहले ये जो पहला 1.2 नंबर पैराग्राफ है, ये आप अगर आप देखें तो ये वही है जो हम फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ के आए थे कि किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम को अगर आप उस वक्त रिकग्नाइज करेंगे, वही वो वाली दो लफ्ज वो लफ्ज आपने बोले नहीं है जी, पी प्रोबेबल एंड रिलायबिलिटी। बस ये दो लफ्ज है, ये आपने याद रखने हैं। किसी भी स्टैंडर्ड में आप जाएंगे और वहां पे रिकग्निशन क्राइटेरिया का पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो ये आपको दो सेंटेंसेस वहां पे या दो ये लाजमी मिलेंगे। इसके अलावा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। तो किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम को आप उस वक्त एसेट रिकॉर्ड करेंगे जब ये प्रोबेबल होगा कि उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और उसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली आप मेजर कर सकते हैं। ये दो आइटम तो समझ लें कि ये IASB फ्रेमवर्क के साथ हर स्टैंडर्ड के अंदर अटैच है। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर इससे ज्यादा क्राइटेरिया टफ कर दिए जाते हैं, लेकिन वो फिर हम मिनिमम तो यही है ना जी, वो उनको यूज करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ना अपनी स्लाइड पे लेके जाऊंगा। यहाँ से मैं मूव करूंगा। आई विल मूव माई सेल्फ टू माई स्लाइड।
ये भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लूंगा, जो चीजें मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा ये वहां पे शेयर फोल्डर में ये चीजें मौजूद होंगी। किसी भी प्लांट एसिड की कॉस्ट के 3 कंपोनेंट हमने कल डिस्कस किए थे जब हम उसका फ्लो चार्ट बना रहे थे, लेकिन अब उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो ये परचेज प्राइस है, जिसमें इनवाइस प्राइस है, इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स हैं, ठीक है। जबकि जो सेटलमेंट डिस्काउंट्स हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम IS2 के अंदर जो कैश डिस्काउंट है और सेटलमेंट डिस्काउंट है वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो पहला कंपोनेंट है परचेज प्राइस, उसमें इनवाइस प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह अगर इंपोर्ट किया है, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हमने पे किए हैं, कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे किए हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है, जबकि कैश डिस्काउंट को हम इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। ये चीजें हम, ये हमारा पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसमें एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अब ये IAS की स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है ये आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि उस एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में और डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जो मैनेजमेंट ने इंटेंड किया है, जो मैनेजमेंट चाहती है कि हम यहाँ पे उसको रखें और इस कंडीशन में रखें, ये दोनों चीजें पूरी करने के लिए जो जो भी कॉस्ट आप खर्च करेंगे उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहा जाएगा। उसकी एग्जांपल है साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, फ्रेट इन, इंस्टॉलेशन, प्रोफेशनल फीस। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट 23 के तहत दिया हुआ है, ये भी हम ऐड करेंगे, और टेस्ट रन यानी टेस्टिंग जो हम प्रोडक्ट का करते हैं। इसमें बाकी आइटम तो बड़े सिंपली आइडेंटिफाइबल है। ये जो इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा यहाँ मैं डिस्कस करूंगा, इसको डिटेल तो हम 23 में जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं यहाँ पे ब्रीफ सा डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जहाँ पे IAS 23 वाला कैलकुलेशन आपको करनी होगी ताकि ये यहाँ इस स्टेज के ऊपर ही वो चीज कंप्लीट हो जाए। देखें जी, होता ये है कि अगर एक ऐसा एसेट जो आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, जरा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इंटरेस्ट के बारे में मैं बात करने लगा हूं कि इंटरेस्ट हम कब कॉस्ट में ऐड करेंगे। एक एसेट है, एक बिल्डिंग है जो आपने अपने इस्तेमाल के लिए बनाने लगे हैं। कंपनीज करती है ना जी, हम ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। अभी वो किराए पे बैठे हुए हैं, अब वो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, ये बिल्डिंग बनाने के लिए ये जो पैसा था ये बैंक से उधार लिया, बैंक से लोन लिया और इस बिल्डिंग पे ये खर्चा करना शुरू किया। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ये उधार पैसे लिए थे, वैसे उधार जरूरत नहीं थी कंपनी को, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने बैंक से पैसे बोरो किए हैं। तो जब जिस पीरियड तक ये बिल्डिंग बनती रहेगी, कंस्ट्रक्ट होती रहेगी और तैयार नहीं हो जाती, उस पीरियड तक जो भी आप उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे उस पैसे पे, वो आपको इस कॉस्ट के अंदर ऐड करना होगा। ये IAS 23 कहता है। दोबारा सुने कि जब आपने कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्ड बड़ा जरूरी है, रेडी कंडीशन में आपने परचेज किया, वो इंटरेस्ट आप ऐड नहीं करेंगे। अगर आप एक एसेट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, अगर आप एक एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं और कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली तौर पे आपने बैंक से लोन लिया है और वो जो पैसा आप इस पे खर्च कर रहे हैं, वो पैसा इसको बनाने के लिए खर्च हो रहा है, जब तक ये एसेट तैयार नहीं हो जाता, जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाया जाएगा एज पर IAS 23। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो माइक अपना अनम्यूट रखें, वरना आप माइक अपना म्यूट कर दें प्लीज। किसी स्टूडेंट का माइक अनम्यूट है? जी जी सर, आपने कहा कि जब तक बिल्डिंग बनती रहेगी तब तक का इंटरेस्ट देना है, तो जब बन जाएगी उसके बाद ये खत्म हो जाएगा? एक्सपेंस वो पे तो करेंगे ना, लेकिन वो एक्सपेंस हो जाएगा। वैसे नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना। हाँ, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं, ये करते हैं ना जी। लेकिन जब ये बिल्डिंग बन रही होगी ना तो हम बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, हम एसेट एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे। ये नहीं आपका मतलब है कि जी जी पूछिए बेटा अर्श। हाँ, ये नहीं आपका मतलब ये है कहने का कि ये बिल्डिंग बनने के बाद एक्सपेंस कंसीडर होगा, उससे बिल्डिंग पहले बनने ये के बाद इंटरेस्ट? चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
आपने, मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूँ, ये मैं टाइमलाइन एक बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ये टाइमलाइन बनी, यहाँ से ये एसेट बनना शुरू हुआ इस जगह से, ठीक है। और ये एसेट बनना शुरू हुआ, यहाँ पे एसेट कंप्लीट हो गया, ये एसेट स्टार्ट हुआ, दिस इज स्टार्ट और दिस इज कंप्लीट, ठीक है। लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो यहाँ तक पे करना है, ये टोटल लोन पीरियड है, जी। टोटल लोन पीरियड ये है बेटा पूरा, ठीक है। अब ये वाला जो पीरियड है ना एस से सी तक का, ये आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है, और ये सी से लेकर जो ये वाला पीरियड है ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा इंटरेस्ट, सही है। ठीक है। ठीक तो है टोटल इंटरेस्ट आपने पे करना है, टोटल जी जी इंटरेस्ट आपने पूरे पीरियड, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान पे करना है ना, वो आपने उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देना है, सही हो गया। क्योंकि वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान आपने पे किया है। लेकिन जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो भी इंटरेस्ट पे होगा वो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस काउंट होगा, वो फिर आप उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी जी जी। अभी तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने करने हैं, ये इंशाल्लाह मैं डिटेल से कराऊंगा, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट पहले इसलिए देता हूं ताकि आपका माइंड उसमें क्लियर हो जाए कि ये चीज हमने डिस्कस की है। आप उसको चीजों को लिखे अपने पास। ये चीजें जो मैं डिस्कस करता हूँ ये स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मैंने अभी ये छठा मेरा माशाल्लाह सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे इसको ना नोट्स के ऊपर लिख रहे, ये उर्दू में लिख रहे होते हैं बाज़ औक़ात, तो मैंने देखा है, लेकिन आप बहरहाल इंग्लिश में लिखें उसको कि सर ने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया था। ये बड़ा हेल्पफुल होगा, जब हम उसको प्रैक्टिकली करने जाएंगे ना तो वहां आपको चीज क्विकली यू विल गेट द पॉइंट। अभी थोड़ी देर में ये शीट नंबर आई थिंक 3 या 4 है, वहां पे इसकी एग्जांपल में करवाता हूँ आपको थोड़ी देर। ठीक हो जी गया बेटा, सर। और कोई सवाल बेटा? सर ये परचेज प्राइस में कैश डिस्काउंट क्यों डिडक्ट नहीं होगी सर? इसलिए कि कैश डिस्काउंट का मकसद वो प्रोडक्ट नहीं होती, वो पैसे जल्दी हासिल करना होता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट का मकसद, जब कैश डिस्काउंट आपको वेंडर देता है ना, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको प्रोडक्ट वो बेचे, उसका मतलब होता है कि वो पैसे जल्दी ले ले आपसे, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट कभी भी हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए होता है, जबकि कैश डिस्काउंट पैसे के लिए होता है। सर जी जी सर ये प्रोफेशनल फीस का क्या मतलब है यहाँ पे? प्रोफेशनल फीस है ना, आपने किसी एक्सपर्ट को बुलाया, वो आपकी अच्छा निगरानी कर रहा है इंस्टॉलेशन की, ठीक है। जी। वो आप फॉर एग्जाम्पल आप जनरेटर इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो आपने एक एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है, यार जरा इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हुआ है कि जरा यार आप चेक कर लेना, ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हमारे मौजूद थे ना यहाँ पे, इधर आप मौजूद थे, आपने ये सारी वायरिंग देखी हुई है, तो आप जरा इधर आ जाएं, जरा थोड़ा सा टाइम दे दें हमें। अब प्रोफेशनल, वो तो प्रोफेशनल है, उसने तो पैसे लेने हैं। ठीक है। और सर ये टेस्ट रन्स इफ इनएविटेबल? हाँ जी, टेस्ट रन एविटेबल कहते हैं अगर नागुज़ीर हो, यानी बात ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो टेस्टिंग के बगैर आप चला सकते हैं। जैसे अगर आपने घर में एसी लगवाया है, ठीक है, तो वो उसके लिए कोई टेस्ट रन की जरूरत नहीं होती, वो जैसे आपने बटन दबाया तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेंट्रलाइज एसी पूरे बिल्डिंग के अंदर लगाया है, तो आपने क्या करना होता है, उसको टेस्ट करके हर कमरे के अंदर जाके चेक करना है कि ये इसकी जो ठंडक है वो हर कमरे में जा रही कि नहीं जा रही। एक कमरे को बंद करते हैं, दूसरे को ऑन करते हैं, ठंडक को चेक करना, फिर उसके लिए क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं जो ये डक्टिंग को जाके सारा रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो अब टेस्टिंग जो होती है वो फिर यहाँ पे इनएविटेबल है कि उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा आपका। इसके अलावा अगर आप कोई बेवरेज इंडस्ट्री में देखें या कोई भी प्रोडक्शन में देखें, तो कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले आप कमर्शियल प्रोडक्शन करने से पहले आप सैंपल प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमने अगर मैं पेप्सी की बात करूं, तो हम लोगों ने जब ग्लास की बोतल का प्लांट लगाया था, तो हमने पहले ग्लास की बोतल के अंदर सिरप को नहीं भरा था, पानी को भरा था, ताकि ये चेक करें कि वो फिलिंग सही कर रहा है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो हमने 2-3 जो रन चलाए थे ना उस प्लांट के, तो वो 2-3 रन में खाली पानी भर के हमने बोतलों को चेक किया था कि बोतलों में सही पानी भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा। वरना अगर हम अगर हम सिरप को भर देते तो वो सिरप जाया हो जाता ना, फिर तो वो तो सिरप फिर वेस्ट हो जाता। तो वो जो टेस्ट रन जब आपने चलाया है, उसमें बिजली लगी है, उसमें मटेरियल लगा है, वो सारा अभी भी तो कॉस्ट आई है ना, तो उस टेस्टिंग की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। ओके सर। सर अगर इनएविटेबल ना हो तो फिर एक्सपेंस आउट कर फिर देंगे? तो फिर इनएविटेबल ना हो तो आपने किसी को खर्चा पानी दिया होगा ना कि चल यार तू ये 10 रुपए ले, 15 रुपए ले, 100 रुपए ले, चल चेक कर चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसमें इनएविटेबल का मतलब होता है कि वो टेस्टिंग के बगैर वो काम दे जाएगा, ठीक है।
नॉर्मली जो छोटे एसेट्स होते हैं ना उनके उनमें टेस्टिंग इनएविटेबल नहीं होती, लेकिन जो बड़े एसेट्स होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स एसेट्स, वहां पे टेस्टिंग करनी पड़ती है। इनएविटेबल का मतलब ये होता है कि अगर टेस्ट के बगैर भी काम चल जाता और आपने फिर भी टेस्ट करवाया है तो फिर तो वो आपकी मर्जी थी ना, फिर आप उसे एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन ये चीज ना जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होती है कि टेस्ट रन इनएविटेबल है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स एसेट होते हैं ना, अब एक कैलकुलेटर, आप अगर आपने एक लैपटॉप परचेज किया है और लैपटॉप को क्या टेस्ट करेंगे, उसमें आपने बटन दबाया, वो चल गया, बस वो रन हो गया, उसको आपने किसी को दिखाया, उसने कहा जी हाँ जी ये चीज चल रहा है, तो उसमें तो आपने टेस्टिंग भी करवाई है, तो उसने उसको टेस्टिंग की कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की। लेकिन अगर आपने 50 कंप्यूटर लगवाए हैं, एक लैब बनवाई है और 50 कंप्यूटर में आपने उन सबको एक पूरे दिन के लिए आपने एक टीम को हायर किया जिसने हर जाके नेटवर्किंग को चेक किया है कि भाई सारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, प्रिंटर हर कंप्यूटर पे चल रहा है, ठीक है, नेटवर्क हर कंप्यूटर पे आ रहा है, तो वो फिर टेस्टिंग के लिए फिर वो आपसे फीस चार्ज करेंगे, तो उसको फिर आप कॉस्ट का पार्ट बनाइएगा। सर जी जी टेस्टिंग भी तो कोई प्रोफेशनल ही करेगा ना, ऐसे तो किसी को जी नहीं ना जी उठा के हम बिल्कुल। कहेंगे, तो वो तो फिर मैंने प्रोफेशनल मैंने फीस में भी आ सकता है। हाँ जी, ये तो प्रोफेशनल फीस, लेकिन जो प्रोफेशनल फीस है ना वो नॉर्मली कंसल्टेंसी की होती है, ठीक है ना। वो आपको जैसे वो गाइड करेगा, नहीं इधर लगा दो, इधर लगा दो, ये इधर लगाओ, इधर वो गाइड कर रहा होता है। प्रोफेशनल जो होते हैं ना, जैसे अच्छा। आप अगर आप देखें तो जो आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जी। प्रोफेशनल्स होते हैं, ये इनकी जो आर्किटेक्ट्स को फीस आप पे करते हैं ना, ये नॉर्मली इसकी फीस होती है। वो कहते हैं जी पंखा, ये जो डक्टिंग है ये यहाँ पे करो, ये चीज इधर फिट करो, ये जमीन सही है, ये नहीं है, ये जो आप जनरेटर लगाओगे, ये इस ये कंक्रीट के लिए ये मसाला बनाना, इतना सरिया इस्तेमाल करें तो ये जमीन वाइब्रेट नहीं करेगी, तो वो आपको गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स अच्छा। का मतलब यही है कि आप उसको किसी भी नाम से कर दें, असल तो मकसद कॉस्ट में ऐड करना ही है ना। जी, और ये अगर तो दोनों ही अलग अलग दिए हो तो फिर हाँ, तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सही सर है। ये जो आप बात कर रहे थे अभी कि जी डक्टिंग इधर लगाना है, पंखा इधर लगाना है, ये चीज़ें जब बता रहे थे, तो ये तो हम एसिड को बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, ये तो एसिड का हिस्सा बनेगा। हाँ, अगर बाद में अगर हम कुछ चीज़ किसी से कंसल्ट करते हैं, वो दो तरह की प्रोफेशनल फीस बन जाएगी ना सर। नहीं तो मैंने एक एसिड का हिस्सा मैंने तो बनाएंगे, ये एक अभी अभी तो मैं एसेट की कॉस्ट का पार्ट ही बनाने की बात कर रहा हूँ ना। जी ठीक हो गया। अभी तो मैं एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाने की बात ही तो कर रहा हूँ। मैंने बात की तो बात ही भी नहीं की है, वो तो सब्सिक्वेंट के अंदर आएगा। जी सर ठीक है। जब वो एक अब्दुल रहमान साहब, जी अब्दुल रहमान साहब, सर मैंने पूछा था कि जो तकलीफ का मैंने कंट्रोल करना था। जरा थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने ना ये परचेज प्राइस में कंफर्म करना था, सेटलमेंट कैश डिस्काउंट और बोला इग्नोर होते हैं, हाँ, तो सर इसकी सेटलमेंट एग्जांपल हम डिस्काउंट, ले सकते हैं। जी बोलें बोलें। ताकि हमने कोई 25,000 का एसेट हमने परचेज किया, उसमें हमें 2% कैश डिस्काउंट मिला सर, तो जी, हम अब एसेट की जो प्राइस है वो डिस्काउंट के बाद लिखेंगे कि 25,000 ही लिखेंगे? ये डिस्काउंट आपको सेल टाइम के ऊपर मिल गया था या बाद में मिला था? सर सेल टाइम जब हम पैसे देंगे सर, जब तो पैसे बस देंगे वो, सर। हाँ, तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया ना, वो ट्रेड जी सर। डिस्काउंट। अच्छा अच्छा। देखिए दो किस्म के डिस्काउंट होते हैं, मैं डिस्काउंट जी के जी बारे में जी आपसे जी। डिस्कस कर लूं। देयर आर टू ठीक। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, ठीक है। डिस्काउंट्स, नंबर 1 इज ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर 2 इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये दिया था एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन के टाइम पे आपको अलाउ हो जाता है, ठीक है। जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है ये आपको अलाउ होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट सेटलमेंट। yes payment if made within allowed time। अगर आपने किसी अलाउड टाइम के अंदर पेमेंट की है तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
मतलब आपको 210 नेट 30 जैसे होता है, ये 210 नेट 30 आपको ये दिया गया, तो आपको जो 2% डिस्काउंट मिलेगा ना, ये आपको तब मिलेगा जब आप 10 दिन में पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपने 11वें दिन पेमेंट किया तो आपको ये कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो कैश डिस्काउंट होता है इसका ताल्लुक प्रोडक्ट से नहीं होता, पेमेंट से होता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका ताल्लुक प्रोडक्ट से होता है, लिहाजा वो आप माइनस कर सकते हैं, कैश डिस्काउंट आप माइनस नहीं कर सकते। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि हम तो एसेट हमेशा आफ्टर डिडक्शन, यानी कि जो हमारी फाइनल जो बार्गेनिंग के बाद जो डन होती है एक प्राइस, तो वही हम उसी पे हम इनवॉइस उसको जनरेट करेंगे ना सर, वही हमें इनवॉइस हाँ, मिलेंगे। तो ये आ गई जैसे ना वो फर्स्ट ट्रेस हुआ है ना, तो वो उसने हमसे ट्रेड डिस्काउंट करके हमने से 90 कर लिया, अब इनवॉइस हमारी बनी 90 की, अब हम मजीद तो नहीं उसमें से लेस करेंगे सर। जी अगर वही हमें तो मैं उस कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो हम कैश डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकते। सर ये कैश डिस्काउंट जो है वो हम उसमें माइनस तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें बचत होगी वो हम किस उसके अकाउंट में उसको डील करेंगे? हाँ, उसको फिर आप मिससेलेनियस इनकम में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मिससेलेनियस इनकम आई है ना आपकी, या डिस्काउंट रिसीव के अंदर ट्रीट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये आपकी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, ये उसकी एफिशिएंसी है ना कि उसने टाइमली चेक बना दिया। अगर वो 11वें दिन चेक बनाता तो आप फिर जो है वो फिर आपको डिस्काउंट ना मिलता। सर वो हंस रहा है देखो, चलो ठीक है। अच्छा जी आगे जी सर बेटा। जी जी हाँ सर, परचेज प्राइस में जो आपने कैश डिस्काउंट को क्रॉस करवाया है, तो हाँ। वो क्यों करवाया वहां पे? अगर हमें एसेट परचेज करते हुए डिस्काउंट मिल रहा है तो हम उसको क्यों नहीं वहां पे बेटा देख रहे ये हो? वो डिस्काउंट आपको नहीं ना मिलता, वो आपको ये कंडीशन दे रहा है ना, कि ये कंडीशन 210 नेट 30 दे रहा है कि ये जो कैश डिस्काउंट है ये आपको 2% मिलेगा तब जब आप 10 दिनों में पेमेंट करोगे, ठीक है, तब मिलेगा। इसीलिए सर आपको तो लेकिन पता जो ही नहीं। लेकिन बेटा जब आप आपने एसेट परचेज कर हाँ रहे थे, जी क्या आपको ये पता था कि आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा? नहीं, लेकिन नहीं नहीं ना, वो तो आपको पता, वो तो आपको पेमेंट के टाइम पे पता लगेगा ना कि ये पेमेंट कब किया फिर मिलता। अच्छा ठीक है। नहीं, लेकिन क्लियर मेरा है सर। सवाल हाँ जी हाँ ये जी। है कि सर अगर टाइम ना हो कि आपने इतने दिनों में आप खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब मैं वो वाले डिस्काउंट की बात कर रही हूँ कि जैसे हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो हम उसको फिर कहाँ कंसीडर करते हैं? वो वो तो फिर ये है ना, एट अ टाइम वो ये है है ना ना। ट्रेड वाला, वो ट्रेड वाला है ना। जी, तो फिर ऊपर जो परचेज प्राइस में आपने कैश डिस्काउंट को क्रॉस करवाया है वो फिर किस सेंस में करवाया है? ये वाला कैश जो पेमेंट के टाइम पे होता है। अच्छा सुने, अब आप सुने, अब मैं तो इसको मैं समझ आपकी कंफ्यूजन को। अगर आपने कैश पे कोई प्रोडक्ट परचेज की है, नकदी परचेज की है, तो फिर जी तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारा सारा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि जो उसने डिस्काउंट देना आपको अभी दे देगा ना वो। जी फिर आप जेब में पैसे रख के लेके गए हो, आपने एसी परचेज करना है, आपके पास जेब में पैसे भी हैं, तो आप कभी ये लो, ये मैं आपको कैश दे रहा हूं, मुझे कितना छोड़ते हो पैसे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो भी उसने आपको छोड़ दिया वो सारा का सारा ट्रेड डिस्काउंट है, वो आप माइनस कर देंगे, ठीक है जी। सुने, अब बस ये यही बात समझ में पूछ आ रही गई? थी। नहीं नहीं, बात समझ में अभी आगे चलता हूँ ना, मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जी अच्छा, जी अब आपकी जेब में पैसे नहीं है, ठीक है, आपकी जेब में चेक बुक है, या आपकी जेब में पैसे घर पड़े हैं, आप जी दुकान के पास गए, आपने कहा जी मुझे ये 1 लाख का एसी है, तो मुझे कितने में देंगे आप? आपने कहा जी ये आपको 95 में मिलेगा। तो आपने कहा ऐसा है कि मैं आपको पेमेंट जो है ना वो करूंगा 1 महीने बाद, ठीक है जी। अच्छा, जी 95 की आप उसने इनवॉइस काट दी। जब वो इनवॉइस काट के आपको दे दी 95 की, 5,000 उसने डिस्काउंट किया, वो ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर होगा। लेकिन उसने आपको जाते हुए ये भी कह दिया कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं ना, तो मैं 95,000 के ऊपर आपको 2% और छोड़ दूंगा, ठीक है। सही है 95 की इनवॉइस बन गई है, वो आपको 5,000 ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। लेकिन जाते हुए उसने आपसे जल्दी पेमेंट निकलवाने के लिए आपको एक मोटिवेशन दी ना, लालच दिया। अगर मैं इन ब्लंट सेंस बात करूं, उसने कहा यार ये पता नहीं महीने बाद पेमेंट करेंगी नहीं करेंगी, मैं इनको खातून को ना कहता हूं कि चलो 10 दिन में पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें 2% और छोड़ दूंगा। तो वो जो 2% और छोड़ने की बात हो रही है ना, वो पेमेंट से कंडीशनल है, ठीक है। वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा, क्योंकि वो आपको कस्टमर को इसलिए ऑफर किया जा रहा है कि वो पैसे जल्दी दे दे, ठीक है। ठीक हो गया। तो पैसे जल्दी देने के लिए जो भी डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। वो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करते, वो आप अलग से इसको रिकॉर्ड करते हैं। वो जो भी रिकॉर्डिंग उसकी होती है,
वो आप उसकी बुक कीपिंग जैसे भी आप करना चाहें। यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस करने की बात हो रही है, तो ट्रांजैक्शन के टाइम के ऊपर जो भी छूट आपको मिल जाएगी वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई ठीक हो एंट्री भी गया नहीं करते, सर। इसको तो हम ट्रेड ही नहीं करते। हाँ जी, नहीं करते ना, तो वो जस्ट से हम फिर इनवाइस में इतना हम क्यों घूम रहे थे? सर घूमना कोई बात नहीं, सवाल तो सवाल है ना। ये तो ये चीज कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रही थी ना, आप कहते कि इसको हम एसेट की प्राइस में से लेस करेंगे, ये तो सर बाज़ औकात ना होता ये है, बाज़ औकात होता ये है कि इनवाइस के ऊपर लिखा होता है इतने % डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपकी रिकॉर्ड तो वही करेंगे नेट प्राइस जो हमने पे किया है या जो बिल्कुल हमने पे करेंगे। करनी है। जब आप सर ये जो रिकॉर्डिंग की बात, हम कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, ये जो एंट्री तो आप करेंगे ना उसी अमाउंट से जो आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम जब पेपर के ऊपर कैलकुलेट करने की बात करते हैं ना कि हमें कितने का ये पड़ गया एसेट, तो उसकी लिस्ट प्राइस हम देखते हैं कि उसकी लिस्ट प्राइस क्या आती है, हमें ट्रेड कितना मिल गया वो माइनस कर देते हैं, इंस्टॉलेशन कितनी है वो ऐड करते हैं, अभी वो न्यूमेरिकल करते हैं ना, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट आपको अलग से दिया हुआ है, अगर आपको डायरेक्टली नेट प्राइस दी हुई है तो फिर तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई इशू ही नहीं है ना, ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है ट्रेड डिस्काउंट का। आपको नेट प्राइस डायरेक्ट दे दी है, उसे कैश प्राइस कहते हैं। यानी अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करते हैं ना, अगर हम बात करें लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो ये कहलाती है कैश प्राइस, ठीक है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया आपको, तो लिस्ट प्राइस है इस एसेट की, लेट्स सपोज 1 लाख, आपको उसने 5,000 रुपए फौरन छोड़ दिए कि जी ये मैं आपको माइनस कर दूं, तो आपको कैश कितना पे करना पड़ेगा, वो 95 पे करना पड़ेगा, ये कैश प्राइस। अगर आपको डायरेक्टली कैश प्राइस दी हुई है तो आप फिर इग्नोर करते हो उन चीजों को, बाकी चीजें। ये तो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों चीजें दी हुई होती है ना, तो मैं उसके हिसाब से ये बात कर रहा हूं। अगर वो ये लिस्ट प्राइस की जगह कोई और अगर लफ्ज़ यूज करता है, क्या मतलब क्या करेगा, आप करें? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं मुझे तो नहीं पता, आप करवाएं। फैक्ट्री प्राइस कह लें, फैक्ट्री प्राइस कह लें, ठीक है, नॉर्मल प्राइस कह लें, अनडिस्काउंटेड प्राइस कह लें, ठीक है, ग्रॉस ऐसा भी प्राइस लफ्ज़ यूज कर सकता है जिसके अंदर ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी। एक्टिव हो। हाँ जी, वो ये कि वो ये भी कह कंफ्यूज क्यों, इतना जालिम नहीं है एग्जामिनर, क्यों समझते हैं एग्जामिनर को जालिम? ये बहुत बहुत लीनियंट एग्जामिनर है आपका, बहुत, वो आपके लिए बड़ा आसानी पैदा करेगा, ठीक है, लेकिन आपने भी आईसीएमए के एग्जामिनर बड़े सख्त होते हैं, वो नहीं जरा लीनियंट। भाई मुझे 20 साल हो गए यार, मैं बताता हूँ आप वो लीनियंट ही हैं, बड़े अच्छे एग्जामिनर, ठीक है। वो हमें लगता है बाज़ औकात कि वो नहीं है, जानबूझ के कोई भी ऐसा नहीं करता कि आपको तंग करे। सर आप भी एग्जामिनर तो नहीं है? हर चीज नहीं पूछी जाती, ठीक है, कुछ चीजें पर्दे में भी रहनी चाहिए ना, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, सारी बातें पूछ लोगे तो फिर सर आपको खुदा का वास्ता है कि पेपर आसान बनाना। अच्छा, खुदा का वास्ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड जो है, ये एक दिन पहले भी बात हुई थी, मैंने ही की थी, तो आपने कहा था कि ये ना एक्सपेंस है ना इनकम है, ये डिडक्शन इन एक एक्सपेंस है और एक डिडक्शन वो ट्रेड डिस्काउंट की बात थी, बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट की बात थी। हाँ, मतलब अगर दूसरा जो कैश डिस्काउंट है वो इनकम और एक्सपेंस कंसीडर होता है। हाँ, उसको फिर आप अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो कैश, हाँ जी, वो कैश की, वो बेसिकली कैश के पेमेंट के साथ या रिसीव के साथ अटैच होता है ना, इसलिए उसको आप मिसकेलियस इनकम ट्रीट कर लेते हैं और मिसकेलियस एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं। राइट सर। जी और क्या सवाल है? ओके, अच्छा ये बात ना मुझे वैसे IS2 में डिस्कस करनी चाहिए थी, फिर यहाँ पे डिस्कस बहरहाल मैंने वहाँ पे एज्यूम किया कि आप लोग पता थी, लेकिन बहरहाल चलें कोई बात, यहाँ पे हो गई। ओके जी, इसके बाद ये आइटम हम इग्नोर कर देंगे, जैसे ये सेम आइटम जो हमने वहाँ बात की थी IS2 में, कि जैसे एडमिन ओवरहेड्स हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग है और एबनॉर्मल वेस्टेज है, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग, नॉर्मली आपने कोई जनरेटर अगर इंस्टॉल करवाया है तो आपने उसको ऑपरेट करवाने के लिए स्टाफ को ट्रेन करवाया है, प्रोफेशनली ट्रेन करवाया, तो वो एक्सपेंस आउट होगा, वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ठीक है।
और अगर आपने कोई लोगों को खाना शाना खिलाया है, जिन्होंने स्टाफ को किया है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, ठीक है। तो कोई लॉसेज एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, कोई कोई पार्ट लगाते हुए टूट गया है, तो वो पार्ट भी आपका एबनॉर्मल वेस्टेज में आएगा, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टॉल करने जा रहे थे तो आपका एक प्लग वो टूट गया है, तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज है, वो आप एक्सपेंस आउट करेंगे, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सर ये ऑपरेटिंग लॉस में क्या चीज़ आती है इनिशियली जो है? ऑपरेटिंग लॉसेस में ये होता है कि जब आप एसेट को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं ना, तो इनिशियली उस पे जब आप रन करते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जब इनिशियली प्लांट को चलाया, तो उसने कुछ प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किए हैं, या उसने कोई जो नुकसान हो गया, फॉर एग्जांपल आपने कोई जनरेटर ऑन किया, तो उस जनरेटर के ऑन से कुछ एबनॉर्मली वो जब ऑपरेट हुआ तो एक दो वायर्स वगैरह जल गई किसी कमरे की, ठीक है। तो वो गलती ये थी कि आपने उसमें सही तरह लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ था, वो भी आपकी तरह से ऑपरेटिंग लॉस कंसिडर होगा। तो वो आपने दोबारा तारें डलवाई हैं अगर, तो वो फिर एक्सपेंस आउट करेंगे, कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। मतलब कोई भी मसला हो जाए शुरू में, जब तक एसेट बिल्कुल सही कंडीशन में रन नहीं करता, वो आप जो है ना, अगर अगर आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है तो आप उसको एक्सपेंस करेंगे, अगर वो एसेट के लिए जरूरी है तो फिर आप कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। फाइन सर। अभी ओके। अभी हमने 3-4 सवाल करने हैं, वहां पे एग्जांपल्स आ जाएंगी इन सब आइटम्स की। अभी देखें ना, अभी जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी के अंदर तो बहुत सारी एग्जांपल आपके जहन में भी आ सकती हैं। और तीसरा जो एरिया है, जो कि जिसके ऊपर थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए बहरहाल, लेकिन इंशाल्लाह नहीं होंगे मेरे पास कंफ्यूज, वो है जी रिमूवल कॉस्ट। इसको रिस्टोरेशन कॉस्ट भी कहते हैं, इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको डीकमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये अल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो एक ही इनका मीनिंग ये होता है कि जो आप एसेट की कॉस्ट, जो एसेट की लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो उस लाइफ के कंप्लीट होने पे उस एसेट को अगर आपने साइट को रीस्टोर करना है, तो वो जो रीस्टोरेशन की जो कॉस्ट है, इफ ऑब्लिगेटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर वो आपके इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आपने ये चीज वापस करवा के जानी है, खत्म करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेंटल बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और आपने वहां पे जनरेटर इंस्टॉल किया है, और आपने कहा जी 10 साल के बाद हम ये जनरेटर यहाँ से रिमूव कर लेंगे, लेकिन वो ऑनर कहता है जी 10 साल के बाद आप ये एसेट हमें रिमूव तो करेंगे, लेकिन ये जगह हमें बिल्कुल आपने वापस इसी कंडीशन में वापस करनी है। तो फिर उस एसेट की जो रिमूवल कॉस्ट है, वो भी आपको पे करना ऑब्लिगेटरी है। तो वो आप फिर उसका इनिशियल एस्टिमेट लगाएंगे, ठीक है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आज, यानी डिस्काउंट करके कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट रेट लेके जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उससे फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे एज पर IAS 37। ये IAS 37 कहता है आपको कि आपने इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और ये जो आगे सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस डिस्काउंट ऑन द लायबिलिटी वुड देन बी अनवाउंड, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, जो मैं इस वक्त रेड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ये जो पॉइंट है, ये हम डिस्कस करेंगे जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे। इस न्यूमेरिकल में ख्याल इसका हम एक्सरसाइज नंबर 5 है मेरे ख्याल से, हाँ जी, ये एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे ना, इसमें मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वहां पे समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब था। फिर वहां पे आपको मैं इस शीट पे वापस लेके आऊंगा, ये 1 वाली शीट में, और ये सेंटेंस मैं आपको दोबारा पढ़वाऊंगा कि ये इसका मतलब ये था, ठीक है। लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना समझ लें कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उस अमाउंट की, वो आपने कॉस्ट का पार्ट बना देनी है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या करना है, उसकी अनवाइंडिंग भी करते हैं, वाइंडिंग अनवाइंडिंग भी करते हैं, वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है, वो फिर हम न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे जी। सर ये रिपीट कर देगा, ये रिमूवल इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दोबारा। रिमूवल की कॉस्ट ये है कि जब एक एसेट अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद जब आपने इसको जहाँ पे इंस्टॉल करवाया है, वो इंस्टॉलेशन की जो स्पेस है वो आपको वापस रीस्टोर करके देनी होती है। आपने कोई वहाँ पे बेसमेंट बनाई थी, कोई बेस बनाई थी, कोई वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया था जो सिर्फ उसी एसेट के लिए खड़ा किया था। अब जब वो एसेट आप वहाँ से रिमूव करेंगे, तो आपको वो स्ट्रक्चर भी वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो वो जो रिमूव करने के लिए जो खर्चा आएगा ना, उसको एसेट को वहाँ से, वो खर्चा अगर आपने उस वक्त पे करना है, ऑब्लिगेटरी है पे करना, यानी आपकी जिम्मेदारी है पे करना, तो फिर आप उस खर्चे को आज की डेट में डिस्काउंट करके भी उस इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे।
जिसको कहते हैं रिमूवल कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिस्टोरेशन कॉस्ट एंड डीकमीशनिंग कॉस्ट। सर ये द डिस्काउंट एक ऑन वो भी दिस तो होती है ना, जी जी, द डिस्काउंट ऑन दिस लायबिलिटी वुड बी अनवाउंड, ये सर इस तरह समझाना। हाँ, मैंने ये कर्ज किया ना कि जो रेड वाली लाइन है ना, ये मैंने अभी नहीं पढ़नी है, मैंने काट दी थी, मैंने फाइन पढ़ी सर, नहीं। ठीक है सर, ठीक। सर ये दो तरह की आती है ना, एक ये डिसमेंटलिंग, एक होती है कि अगर हमने कोई नया पुराना प्लांट रिमूव कर दिया, नया प्लांट लेके लगा रहे हैं, अब नए प्लांट की जो वो नया वर्जन है या जो आप कह लें जैसे भी है, अब उसकी जो पुरानी जो सेटिंग थी वो हम उसको रिमूव कर रहे हैं उसकी साइट को, फिर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं नए सर के लिए चला रहे हैं। वो तो ऊपर आएगी ना, वो सेकंड वाले कंपोनेंट में ऐड होगी ना, वो तो आपने नेसेसरी प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन है, वो तो साइट प्रिपरेशन है ना। ओके सर। ठीक है, ये वो है जब लाइफ खत्म होने के बाद की बात होगी, वो तो अभी शुरू हुई है लाइफ। ठीक है, ये वो शुरू हुई है लाइफ। ये जवानी की बात है ना सर। हाँ, वो बुढ़ापे की नहीं, बात है। चलो ये इसने क्लियर कर दिया। सर ये रेजिडुअल वैल्यू वाला ही कॉन्सेप्ट है ना कि स्टार्टिंग में ही उसकी कॉस्ट निकाल लेनी है। हाँ, आप उस आज की डेट में उसको हम जो है ना एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है भाई। आज ही हम एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे ना और उससे पूछते हैं यार तुमने ये बेसमेंट बनाई है, अब ये जब 10 साल बाद इसको हमने रिमूव करना है तो कितना खर्चा आएगा, तो उसने कहा जी सर इसमें 50,000 रुपये आएगा। तो आप 50,000 रुपये की डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, वो होता है 32,000 रुपये आए, तो 32,000 आप कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। बाकी इस 32,000 क्या, ठीक है, बाकी 32,000 क्या करना है वो अभी देखते हैं आगे जाके। सर जी जी, सर ये रेजिडुअल वैल्यू का जो भी बात हुई है, इसका तो बेनिफिट से ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर तो एक रिमूवल की बात हो रही है, तो ये फिर कैसे रिलेट करती है अगर नहीं आप नहीं इससे एग्री करते हैं तो? बिल्कुल रिलेट उस सेंस में नहीं कर रहा, सिर्फ कैलकुलेशन के हद तक रिलेट कर रहा है कि वो भी एंड पे है, ये भी एंड पे है। वो जो उसने एस्टिमेशन दी है, उसका पैसा हो सकता है उस टाइम गवर्नमेंट को ही हो इमरान खान जैसी जी, उस टाइम जो उसने एस्टिमेशन दिया होगा डिसमेंटलिंग की जो कॉस्ट जी बताई होगी, उस टाइम हो सकता है गवर्नमेंट को इससे भी आगे हो, वो जो 50 लाख हो 1 लाख लग जाए। हाँ जी, वो तो फिर बाद में वो उसको फिर एक्सपेंस वहीं पे रिकॉर्ड कर लेंगे ना। ठीक है, जरा 5 मिनट का तौक़ुफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल बोल के ज़रा गला खुश्क हो गया। ठीक है, 5 मिनट ज़रा। जिन लोगों ने अपने नाम के साथ वो नहीं लगाया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, वो इस पीरियड में लगा लें। विल रिज्यूम आफ्टर 5 मिनट्स। सर आज के लिए इतना ही बहुत है, आज ना पौधा भी लगना है।
जी क्लास, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। ओके, अच्छा अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को देखते हैं, और अब जो आपकी स्पेसिफिक क्यूरीज थी ना वो यहाँ पे कवर इंशाल्लाह हो जाएंगी। ठीक है, अब वो 3-4 सवाल हमने करने हैं जिसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, ये जो वर्कबुक है ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। इसमें सोल्यूशन जब हम कर लेंगे ना तो सोल्यूशन वाली शीट शेयर करूँगा मैं। तो ये अब जिसमें देखें ना आगे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, ये क्वेश्चन जब ये सॉल्व हो जाएंगे, ये सारी शीटें फिल हो जाएंगी, तो ये इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर कर लूँगा। तो अभी तो ये ब्लैंक शीटें हैं सारी, तो सॉल्व करते हैं जी इसको। एक्सरसाइज नंबर 1 है, एन एंटिटी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन April 1, 2007 and incurred the following cost। ठीक है, ऑल कॉस्ट आर इन थाउजेंड्स। ठीक है, अच्छा, परचेज प्राइस ऑफ लैंड है, स्टैम्प ड्यूटी है, लीगल फीस है, साइट प्रिपरेशन है, मटेरियल है, लेबर है, वगैरह वगैरह चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, इसमें ना अब चूंकि पेपर हमारा एमसीक्यूज है, लेकिन बहरहाल अभी उसको हम जब पढ़ते हैं तो हम तो पेपर की तैयारी तो ठीक है करेंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं। तो एक फॉर्मेट हम बनाते हैं, तो फॉर्मेट में हम ये बनाते हैं कि ये आइटम है, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट है, कितने माइक आपने काइंडली म्यूट रखें। ठीक है, ये हम एक फॉर्मेट बनाते हैं कि आइटम है, उसकी कॉस्ट है, ये इसमें से एसेट कितना है, उसमें से एक्सपेंस कितना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम पहले आइटम पूरा लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लें कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, और यहाँ पे लिख लें ₹1000। ठीक है, ₹1000। ये जरूर लिखा करें, ये राउंडिंग होता है कि हम इस पे राउंड कर रहे हैं इसको। ठीक है सर, जी बेटा। ये ना आपकी स्क्रीन पे ये साइड पर शो हो रहा है, तो वो मुझे स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही, मतलब हमारे नाम शो हो रहे हैं, तो नहीं, ये वो आपकी नाम तो मैंने तो खत्म किया है बेटा, मैंने तो कुछ नहीं। सर ये उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हाँ। ओके, ये कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। मेरे पास तो पूरे एक्सेल शीट ही मैंने खोली हुई है, मैं नाम तो खत्म कर देता। ओके, ओके, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी, अभी हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। स्टैम्प ड्यूटी है, परचेज प्राइस है 2,50,000। ठीक है, ये 250, ये बेसिकली 250 मिलियन है। ठीक है, ऊपर ऊपर राउंडिंग की हुई है ना उसको, इसलिए वो आ रहा है। ओके, स्टैम्प ड्यूटी बेटा हमने पे की है 5,000, यानी 5 मिलियन पे की है। लीगल फीस 10 मिलियन है। साइट प्रिपरेशन 18 मिलियन की है। मटेरियल्स हमने 100 मिलियन के खर्चे किए हैं। लेबर हमने पे की है 150 मिलियन की। आर्किटेक्ट फीस पे की है हमने 20,000। ठीक है, और जनरल ओवरहेड्स हमने पे किए हैं 30,000। ठीक है बेटा, तो ये टोटल हमने 583 पे की है। ठीक है, अब इसमें से कौन सी कॉस्ट एसेट में जाएगी, कौन सी एक्सपेंस में जाएगी, ये हमने देखना है, लेकिन उसके लिए हमें नीचे कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो देखते हैं। उसकी बेस के ऊपर हम जरा पहले पढ़ लेंगे। अच्छा, आइटम बाय आइटम देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। मटेरियल कॉस्ट वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड। On an investigation, it was found that material costing ₹10 million had been spoiled and therefore wasted, and further 15 million was incurred on material as a result of faulty design work. देखें जी,
बट इन्वेस्टिगेशन में मालूम ये पड़ा कि आपका जो मटेरियल है वो 100 मिलियन का तो खर्च हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें 10 मिलियन तो स्पॉइल मटेरियल है और 15 मिलियन जो है वो आपने कोई गलत दीवार खड़ी की थी, वो गिराई है, दोबारा नई दीवार बनाई है, तो वो 15 मिलियन उस पर खर्च हो गया। तो 25 मिलियन टोटल जो आपका वो एसेट का एक्सपेंस हो गया। तो अब देखें ये 1 लाख में से 25,000 तो आपके यहाँ सीधे सीधे रिमूव हो गए, तो बाकी आपकी जो एसेट के ऊपर जो सही मानों में लगा है वो 75 मिलियन लगा है। ठीक है, यानी 100 मिलियन में से 25 मिलियन जो अमाउंट था वो आपका एक्सपेंस आउट या लॉसेस होगा। ठीक है, इसको लॉस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस या लॉस आप दोनों कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 25, हाँ रिपीट कर देते हैं, 10 मिलियन आपका स्पॉइल हो गया मटेरियल। ठीक है, और 15 मिलियन उसके अंदर शामिल है जो आपने फॉल्टी डिज़ाइन वगैरह बनाया था, उसके अंदर खर्च हो गया। तो वो 25 मिलियन बनता है, वो आप माइनस कर देंगे, बाकी 75 मिलियन आपका एसेट के ऊपर सही मानों में खर्च हुआ है। बाकी तो ये फॉल्टी लॉसेज है ना, ये तो आप एक्सक्लूड कर देंगे इसको एसेट की कॉस्ट में से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वर्क ऑन बिल्डिंग सीजेस फॉर ए फोर्टनाइट ड्यूरिंग October 2007 and it is estimated that approximately 9 million for the labor cost relate to this period। अब ये जो अब मसला हुआ था ना मटेरियल का, इस वजह से आपके लेबर जो है वो भी आइडल बैठी रही है। 9 मिलियन उनको कॉस्ट एक्स्ट्रा पे की गई है, तो 9 मिलियन आपकी लॉसेज हैं, बाकी 141 मिलियन जो है वो आपके एसेट के ऊपर खर्च हुई है। टोटल 150 मिलियन खर्च किए ना आपने, उसमें से 9 मिलियन तो आपकी लॉस हो गई, बाकी 141 आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाई जाएगी। अच्छा, उसके बाद द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन जुलाई 1, 2008 एंड ऑक्यूपाइड ऑन 1 सितंबर 2008। अच्छा, इसका क्या आगे रोल है देखते हैं अभी क्वेश्चन में। अब बाकी जो आइटम रह गए हैं वो हम देखते हैं कि कौन से आइटम हमें कॉस्ट के इस कॉलम में रखना है, कौन सा इस कॉलम में रखना है। तो परचेज प्राइस जी ये हमारा पूरा का पूरा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल ये हमारी इसमें जाएगी और यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। लीगल फीस भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनती है, ये ज़ीरो हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन भी कॉस्ट का पार्ट है, ये ज़ीरो हो जाएगा। आर्किटेक्ट फीस भी हमारी कॉस्ट का पार्ट होती है, जो ये ज़ीरो हो जाएगा। जबकि जो जनरल ओवरहेड है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो सारे के सारे इधर बनते हैं। तो ये हमारी जी 519,000 जो हमारी एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, और बाकी जो 64,000 है ये हमारे एक्सपेंसेस है। ये है जी आपकी वर्किंग। जी सर जो मटेरियल है वो 10% है या 10 मिलियन है? क्या लिखा हुआ है उधर? 10 मिलियन लग रहा है सर। मिलियन लग रहा है? ना करो यार तुम्हें रोजा लग रहा है? 10 मिलियन लिखा हुआ है। ठीक, कोई बात, होता है, रमजान में बात हो जाता है। सर एग्जाम में तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि वो बताए कि इन आइटम में से कौन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। जी जी जी, कुछ भी हो सकता है सर, आईसीएमए में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें नहीं पता एग्जामिनर के माइंड में क्या है, हमें वो चीजें कवर करनी है। हम डिफरेंट अब एज अ इंस्ट्रक्टर या एज अ फैसिलिटेटर मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल चीजें करवा दूं। ठीक है, अब उसी के दरमियान वो कुछ चीज उसी से मिलती जुलती वो एग्जाम पूछे या एग्जामिनर पूछे या उससे कोई और एरिया को किसी और तरीके से टेस्ट कर ले, ये अब एग्जामिनेंग डिपार्टमेंट का एक मैंडेट है, वो देखते हैं। हमें टॉपिक कवर करना है, वो हम पूरी तरीके से इंशाल्लाह कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी सर ये थर्ड पॉइंट का क्या होगा फिर? थर्ड पॉइंट इन्होंने कोई रेलेवेंट दिया है मेरे ख्याल से, इसमें इन्होंने क्वेश्चन को ना आगे एक्सटेंड किया होगा जहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट इन्होंने करवाना होगा, तो मे पॉसिबल इन्होंने उस सर्विस को यूज करना हो, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका ताल्लुक कोई नहीं है। जी सर, ये इंफॉर्मेशन है, 1 सितंबर से उसको बुक करेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे।
चले वो तो जब उसने कुछ पूछा होगा तो बताएंगे ना, अभी तो उसने कुछ नहीं पूछा। सर इन केस अगर बोरिंग कॉस्ट होती तो वो 1 जुलाई तक बस होती है और उसके हाँ बाद जी, एक्सपेंस बोरिंग ऑफ कर बोरिंग देते। कॉस्ट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो आगे बिल्कुल ठीक है, यू गॉट द पॉइंट कि अगर बोरिंग कॉस्ट होती तो हम 1 जुलाई तक लेंगे, आगे 1 सितंबर तक इग्नोर कर देंगे। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम यही फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें बल्कि अब इसको आप ना, नहीं ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आइटम ज़्यादा हैं, तो लेट्स कैलकुलेट। ये एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ओके जी, जी यहाँ पे परचेज प्राइस है, ज़रा लिखना पड़ेगा। परचेज प्राइस दी हुई है 5,70,000। इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, NR नॉन रिफंडेबल 1 लाख। उसके बाद इंस्टॉलेशन, ये टाइपिंग की स्पीड वाला मामला है। फ्यूल कॉस्ट, स्पेलिंग की गलती माफ, ठीक है। एडमिन कॉस्ट 10,000। स्टाफ पार्टी हो रही है जी 14,000। ट्रेनिंग, टेस्टिंग 10980 और प्रोसीड्स हैं ये 13,000 और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये टाइम की मैं शॉर्ट ज़रा लिख रहा हूँ, आपने एग्ज़ाम में तो खैर अब आपको ऑप्शन ही दिया होगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस और डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है वो कितनी, ये 35,000 है और ये 27,020 है, ठीक है जी। इसके बाद इसको कम कर लें, टोटल, ठीक है जी, ये मैंने जल्दी लिख लिया। चलें जी, इसको अब टोटल करते हैं। अब इसमें से बताइएगा कि कौन सी इसमें से कितना एसेट है, कितना एक्सपेंस है। अभी देखें, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग वैट ऑफ 14%। अच्छा देखें, जो नॉर्मली वैट जो वैल्यू एड टैक्स होता है ना, ये रिफंडेबल होता है और ये इस प्रोडक्ट की आउटपुट के साथ एडजस्टेबल होता है, ठीक है। ये आप इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सेल टैक्स एक्ट को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो सेल टैक्स एक्ट के अंदर लिखा होता है कि किसी प्रोडक्ट पे अगर आपने वैट पे किया है तो वो उसकी आउटपुट के साथ एडजस्टेबल होता है, तो वो आप इसमें से माइनस करें। तो इसके 2 हिस्से करें जी, कैसे करेंगे? इसमें से वैट कितना है और कॉस्ट कितनी है? 70,000 सर है वैट। 79,800 और नहीं मेरी बात सुन, इसमें इंक्लूडेड है तो ये 114% है, ठीक है। तो एसेट निकालने के लिए इसको 1.14 से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख ये आएगा, तो 7,000 वो आ जाएगा, ठीक है। ये 1.14 से डिवाइड होगा जी, क्योंकि 14% इसमें इंक्लूडेड है, तो जो 100 हाँ ठीक है जी। इंपोर्ट ड्यूटी सारी की सारी आपके पास नॉन रिफंडेबल है, तो ये सारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, फ्यूल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, एडमिन कॉस्ट सारी की सारी आपका एक्सपेंस होती है, वो इधर आ जाएगी, ठीक है। और स्टाफ पार्टी इधर आ जाएगी, पार्टी की कोई कॉस्ट सिस्टम में ऐड नहीं होती, ट्रेनिंग की कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं होती, वो इधर आ जाएगी। टेस्टिंग आप इधर ले आए, प्रोसीड। अच्छा, आप ये पॉइंट ज़रा समझिएगा प्लीज़। होता ये है कि IAS 16 के अंदर ना एक प्रोविज़न दी होती है कि जब आप इनिशियल
प्लांट को जब टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस टेस्ट करने में होता ये है कि कुछ प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, ठीक है। जब आप इनिशियल प्रोडक्ट बनती है ना, तो वो प्रोडक्ट मार्केटेबल नहीं होती हैं, वो प्रोडक्ट ना ज़रा हल्की क्वालिटी की बनती हैं या वो हल्की सी डैमेज होती हैं। तो उनको भी आप सेल अगर कर देते हैं तो वो आप उससे जो रेवेन्यू आता है तो वो उसको आप इनकम ना रिकॉर्ड करें, उसको आप कॉस्ट में से माइनस कर दें, ठीक है। मसलन आपने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है और आपने उसमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, तो जो आपने पहला रन चलाया था वो आपने टेस्ट रन चलाया था, तो उस टेस्ट रन में कुछ प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर किए है ना आपने कहा नहीं ये जो प्रोडक्ट है ये पहले रन की है, तो हम ऐसा करते हैं इसको ज़रा मार्केट में सेल करते हैं हाफ प्राइस के ऊपर, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक जा रही है कि नहीं जा रही। तो वो जो सेल होती है, जो बाय प्रोडक्ट सैंपल सेल होती है, वो चूंकि अभी कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है, लिहाजा उसको आप जो प्रोसीड है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते, अपने कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो इसको आप माइनस करेंगे कॉस्ट में से, ये एज ए डिडक्शन यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसको मैं रेड करता हूँ ताकि ये पता लगे कि ये डिडक्शन है, ठीक है। इट इज ए डिडक्शन फ्रॉम दैट एसेट। अच्छा, उसको एडवर्टाइजिंग हम सारी की सारी जो है वो एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इनिशियल लॉसेस हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, हाँ जी बिल्कुल, ये हम रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट होती है। तो देखिए टोटल 9,17,000 में से जो हमारी इसको ये माइनस आएगा, हाँ, तो 8,91,000 में से हमारी जो उसका ब्रेकअप आया वो ये आया है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये फ्यूल कॉस्ट इसमें ऐड हो गया है, इसकी जरा समझा दें किस तरह होगी। फ्यूल कॉस्ट ये ट्रांसपोर्टेशन है ना जी, ट्रांसपोर्टेशन की फ्यूल कॉस्ट लगी है आपने। ठीक है सर, ओके। मैंने वो शॉर्टकट मारा था ना यार, मेरी गलती हो गई तुमसे। ये लो, और ये सर ये प्रोसीड फ्रॉम सेल जो है, हाँ। ये तो एट द टाइम ऑफ परचेज ये चीज मतलब मालूम नहीं होती, तो फिर ये किस तरह का? नहीं, परचेज नहीं, इंस्टॉल भी तो कर रहे हैं ना आप उसको, अभी तो रनिंग कंडीशन में आया ही नहीं है वो। अब इंस्टॉल, अब एक प्लांट आपने परचेज कर लिया, उसको इंस्टॉल भी तो करते हैं ना, टेस्टिंग भी तो करते हैं, ठीक है। सारा उसी प्रोसीजर के अंदर है ना। ठीक है। अब आपको ना मैं एक होमवर्क देने लगा हूँ। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कल घर से करके लेके आना है जी। इसमें मैंने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आंसर को आप ना, अगर आंसर आए तो कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट जरूर करके लाइएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें केस दिया हुआ है, और ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये उस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो लिहाजा कोई भी सवाल हम जो क्लास में करेंगे, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, उसका मकसद एग्जाम की प्रिपरेशन भी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अगर आप अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं लेना चाहते तो मैं थोड़ी देर में इसको वहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, वो वाला कर लें। तो ये चीज़ आप कल करके लाइएगा। और इसको मैं अभी आपको सेंड भी कर देता हूँ। सर वैसे ही टेबल बना के करना है? जी वैसे बना लें, ये मैंने आपको भेज दिया है। ये आपको एक्सरसाइज नंबर 2 की वर्किंग से दोबारा दिखाएगा इसमें। जी मैं दिखा देता हूँ। मैं एक मिनट ज़रा, ये कुछ लिख रहा था, ये मैंने आपको मैसेज कर दिया है, ये आपके ग्रुप में भी आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 की वर्किंग लें जी, कहाँ आगे गई है, ये लें जी। ये भी मैं अभी क्लास के बाद ना ये बुक जो है वहाँ पे रख भी देता हूँ आपके शेयर फोल्डर में। जी सर ये जो स्टाफ ट्रेनिंग है, ये तो सर एसेट नहीं होती था? नहीं, स्टाफ ट्रेनिंग IAS ने एक्सक्लूड की हुई है ना, इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करते। IAS ने स्पेशली एक्सक्लूड कर दिया इसको। उसका रीज़न क्या है, उसके ऊपर डिबेट है, वो अभी फ़िलहाल मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल उसका आंसर अभी यही है कि ये IAS ने एक्सक्लूड किया हुआ है, इसलिए हम इसे एक्सक्लूड कर दें। सही, अपनी प्रोसीड को रेड मार्क की कैसे बात आई है? प्रोसीड, ये पैसे मिले हैं ना आपको, पे तो नहीं ना किए आप, ये पैसे मिले हैं आपको। प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ, ये सॉरी, ये भी माइनस हो जाएगा यार, ये माइनस होगा, ये सही है।
अब सही है, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें। यार आपने मुझे फर्स्ट में लेके देने थे इरफान। प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड पर्सनली प्लीज मेक, ये रिकॉर्डिंग का पार्ट बन जाती है चीजें सारी, वेरी सेंसिटिव इशू। ये ऑफिशियली पूरा पाकिस्तान सुनेगा फिर इन बातों को। सर ये काइंडली वो शेयर फोल्डर में शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी 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 मैं कर, जी मैं कर। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। जी जी सर पहला क्वेश्चन निकालिए, उसका सर स्क्रीनशॉट लेना था। जी बिल्कुल ले पहला लें, हल जी बिल्कुल ले लें। वैसे कोई चंद सेकंड के बाद ये शेयर फोल्डर में आप पूरी एक्सेल फाइल ले लीजिएगा, लेकिन बाहर चलें कोई बात नहीं, आप नोट कर रहे होंगे, वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। IAS 16 में अभी बहुत कुछ बाकी है जी, बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, अभी तो IAS 16 और इसमें ज़्यादा टाइम हम इसलिए लगाएंगे कि आने वाले जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे वो ये जो कॉन्सेप्ट हैं सारे वहाँ पे इस्तेमाल होंगे जी। इम्पेयरमेंट पढ़ें, चाहे हम ग्रांट्स पढ़ें, चाहे हम बोरोइंग कॉस्ट पढ़ें, चाहे हम लीजिंग पढ़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज़ वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम तकरीबन आने वाली 2 से 3 क्लासेस अब हमारी और लगेंगी इसके ऊपर। लेकिन अभी प्लीज़ इसमें कोई आप लोग छुट्टी ना कीजिएगा, इसमें ब्रेक कोशिश करें ना लेके आएँ इन चीज़ों में। तो क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये शुरू के फ्लैगशिप स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। अगर इनमें आपका कोई थोड़ा सा भी लूप होल लग जाता है ना तो बाकी आगे चीज़ें बड़ी फिर तंग करती हैं। ठीक है, कोई सवाल? लॉन्ग आता है IAS 16 में से लॉन्ग है? सर मेरी बात सुने, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर ने स्टैंडर्ड को टेस्ट करना है। वी कैन नॉट डिफाइन दी पैटर्न फॉर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और फैकल्टी हैज नथिंग टू डू विद द एग्जामिनेशन। जो लोग फैकल्टी का पार्ट होते हैं वो एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो फैकल्टी इज सेपरेट फ्रॉम एग्जामिनेशन, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड कवर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, आप देखें ये आपको केस दिया हो और आपको कहा जाए कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट, ठीक है, और वो सवाल 5 नंबर का हो और आपने वर्किंग करके उसमें ऑप्शन लिखना हो। जैसे वो एक लिखने वाला सवाल भी होता है ना, जैसे आपको मैंने ये दिखाया था, ये वाला मॉडल पेपर दिखाया था ना आपको मैंने। मॉडल पेपर के अंदर कुछ ये MCQs थे, ये चंद MCQs थे। उसके बाद देखें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, केस दिया हुआ है और आपने टाइप करना है यहाँ पे आंसर। तो मे ही पॉसिबल कि आपको सवाल यही दिया हो जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है IAS 16 का, और नीचे लिखा हो कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट, तो आपको नीचे यहाँ पे टाइपिंग करके वो आंसर लिखना हो, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है जी एग्जामिनेशन में, डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी आ सकता है। हमने स्टैंडर्ड कवर करना, ठीक है। ओके सर जी, यही तो फर्क है जी एकेडमिक्स और प्रोफेशनल स्टडीज में। प्रोफेशनल्स के अंदर आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चीज़ों का, बाकी टेस्ट जिस तरह मर्जी कर लें आपको। आपने तो जी कंपनी का जाके पायलट बनना है ना, यू आर CFO एंड CEO ऑफ द कंपनी। तो वहां पे तो नहीं पता होता ना कि अगले दिन में क्या होगा, आपको पता होता है अगले दिन में क्या होगा। तो आपको तो पहले हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, तो तभी तैयार रहेंगे जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और आपको इन चीज़ों पे एग्जामिनर टेस्ट करेगा, देन किसी कंपनी की बागडोर आपके हाथ में दी जाएगी ना। तो इंशाल्लाह यू विल बी द CEO ऑफ एनी मल्टीनेशनल कंपनी विद मल्टी-मिलियन सैलरी। इंशाल्लाह यस। सैलरी वाली बात बड़ी अच्छी है ना, बड़ी अच्छी लगी है। यस सर। और लोग ले भी रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है, लोग ले भी रहे हैं, हमारे मेंबर्स ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी कंपनी में ले रहे हैं सर। जी जी ले रहे, बिल्कुल ले रहे। तो इंशाल्लाह हम भी उनसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। सर ये एक दफा लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 3 दिखा दीजिए। जी जी, लास्ट टाइम क्यों, मैं आपको बार बार दिखा दूंगा, मैं वहां पे रख देता हूँ ना। ये मैंने भेज भी दिया ग्रुप में एक्सरसाइज नंबर 3, तो मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, अगर आप अपना ग्रुप चेक करें ना व्हाट्सएप वाला, उसमें भी आ गई आपको। ओके क्लास, मैं अब आपको ना ये शेयर फोल्डर में ये तीनों फाइलें रखता हूँ अभी। थैंक यू। वमा अलैना इल्लल बलाग।